नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंपॉर्टेंट जीके विद गुरु में। आज हम बात करेंगे विज्ञान के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो 26 से 50 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। प्रकाश एक है, लाइट इज अ प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या होता है? एक्चुअल में प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, और जिससे हम क्या करते हैं, जब उसका जो रिफ्लेक्शन हमारे आंखों पे पड़ता है तो हम क्या होती है, जिसके द्वारा हम देखने की वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को देखने की अनुभूति होती है। और एक्चुअल में प्रकाश क्या है कि एक ऊर्जा का ही रूप है, और जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो उससे क्या होता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, इस फॉर्म में करें तो ऊर्जा का रूप है। और अगर तरंग के वेव्स के रूप में बात करें तो देखो, अनुप्रस्थ तरंग होती है या अनुदैर्ध्य तरंग होती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर होगा ये एक अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। अगर पूरा बोले तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश से क्या होती है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ठीक है, बात करते हैं। अच्छा, प्रकाश का जो अध्ययन है ना, जिस शाखा के अंदर किया जाता है, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से, या इलेक्ट्रोमीटर से, या ये हाइग्रोमीटर से, या पोटेंशियोमीटर से। तो जो सापेक्ष आर्द्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं हम द्रव के घनत्व, और इसको कहते हैं द्रव घनत्व मापी भी कहा जाता है। द्रव घनत्व मापी भी कहा जाता है इसको। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या जाते हैं, हम दूध की शुद्धता मापते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। और पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, विभव को मापते हैं। किसको मापते हैं? विभव को, पोटेंशियल को। गुरुत्वाकर्षण का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? जो ग्रेविटी की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, या जॉन एडम्स? तो इसमें से आपका आंसर होगा आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी थी। और चार्ल्स बेबेज था ये फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का पिता इसको कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। जॉन एडम्स थे आपके यूएसए के सेकंड प्रेसिडेंट थे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? देखो, अगर अपन बात करें सेंटीग्रेड में, अगर हम सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो कितना होता है? 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कहते हैं 273 केल्विन। पूरी सब बात करते हैं। ठीक है, अगर इसमें अपन 37 जोड़ देते हैं तो ये केल्विन में आ जाएगा। 37 डिग्री होता है ना नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसमें अपन जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 310 केल्विन। कितना आएगा? 310 केल्विन। इसका आंसर क्या होगा? 310 केल्विन टेम्परेचर जो है मानव के सामान्य तापमान होता है मानव के शरीर का। कितना होता है? और एक्चुअल में अगर एकदम पॉइंट वाइज बात करें तो 310.15 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। और अगर यही बात करें हम फ़ारेनहाइट में तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आई? तो मानव शरीर के सामान्य तापमान का पूछे तो आपको क्या आंसर करना है? 310 या 310.15 केल्विन, दोनों ही सही है। ठीक है, और अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व, द मेजर ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। हेनरी कौन थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जोसेफ हेनरी। क्या नाम था पूरा? जोसेफ हेनरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज की थी, और उन्हीं के नाम पे जो प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक उन्हीं के नाम से पड़ा। कूलाम किसका मात्रक होता है? कूलाम होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का। ओम किसका होता है? आपको पता है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम का सिंबल ये होता है ना। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का, विद्युत धारा का, करंट का। ठीक है, अच्छा, ये इंडक्टेंस है, ऐसे कैसे? ये तो हो गया रेजिस्टेंस जिसका ओम होता है, एक और होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस जिसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। तैरने का सिद्धांत किसने दिया? हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग? जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है वो सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज, या आइंस्टीन? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था।
गैलीलियो ने क्या दिया था, गैलीलियो ने अपन को बताया था कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो क्या है, सूर्य है। जो सन है वो क्या है, पूरे इस ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। इसको अपन सूर्य केंद्र सिद्धांत भी कहते हैं। आइंस्टीन ने क्या दिया था, आइंस्टीन ने दिया था आपको सापेक्षता का सिद्धांत। जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो जितना अधिक होगा, जो मास है वो जितना अधिक होगा, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण है वो उतना ही अधिक होगा। और न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने आपको दिया था गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो गति के नियम है और गुरुत्वाकर्षण वाला सिद्धांत है वो किसने दिया था, न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है। तो हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 220 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड, 245 या 231। तो इसकी हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड कितनी होती है। और प्रत्येक मतलब जैसे जैसे आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ोगे तो हवा की जो गति है 1.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ती जाती है। अगर बात करें और मीडियम की, देखो ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि को मतलब ट्रेवल करने में किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। अगर यहाँ पे मीडियम पानी हो जाए तो पानी हो जाए तो इसकी जो है ना हवा की जो गति है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, 1400, इसकी हो जाती है लगभग 1480 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पे अपन और कुछ चेंज कर दे, मीडियम अगर स्टील कर दे, अगर इसमें मीडियम हम स्टील कर दे तो इसकी गति बढ़कर 5920 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और अगर मीडियम कर दे निर्वात, निर्वात मतलब कोई भी माध्यम नहीं, और जब कोई माध्यम ही नहीं होगा तो ध्वनि गति ही नहीं करेगी। उस टाइप में कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसमें मतलब ध्वनि गति ही नहीं करेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इनमें से पारा, पानी और चमड़ा या बेंजीन, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इनमें से है पारा, जिसको हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर या त्वरित चांदी, त्वरित चांदी भी कहा जाता है। सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का कौन होता है, चांदी। सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का चांदी, और सबसे कम होता है सीसा। सबसे कम ऊष्मा का चालक होता है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सेना पुल को पार करती है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि देखो जब सेना जो होती है ना, मिलिट्री की आर्मी जो होती है, पुल आता है तो वो क्या करते हैं कि वो एक्चुअली नॉर्मली सेना क्या होती है, परेड करते हुए चलती है। जब पुल आ जाता है तो उनको बोला जाता है कि आप कदम ताल करके मत चलो, आप परेड करते हुए मत चलो। ऐसा क्यों कहा जाता है, डॉप्लर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रेजोनेंस। जो पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद क्या होता है, अनुनाद क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होगी या संसार में जितनी भी है उन सब का क्या होता है, एक मतलब फ्री वाइब्रेट करती है, फ्री वाइब्रेशन होता है सब में। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है सब में, ठीक है। जैसे तो सब जैसे जिस तरह से सब बॉडीज में वाइब्रेशन होता है, वैसे पुल में भी अपना एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। और पुल का भी अपना एक फोर्स होता है। तो जब क्या होता है, जब पुल एक अपने नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है, पुल क्या होता है कि नेचुरली वाइब्रेशन कर रहा है, उसका नेचुरली वाइब्रेशन है, और जब फोर्स आएगी उस पर, जो सेना आएगी तो वो क्या करेगी, वो भी अगर कदम ताल करेगी तो जो उनके पैरों से भी होगा वो क्या होगा, एक फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा। क्या होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन, कंपन, जिसको हम कंपन कहते हैं, वो कंपन होगा। तो उससे कंपन से क्या होगी, उसकी जो आवृत्ति होगी, इस फोर्स्ड, इस जो बाह्य बल है, ठीक है, या ये जो बाहरी जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, इससे क्या जो आवृत्ति पैदा होगी, और जो ये पुल की जो, मान लो ये कोई पुल है, ये कोई पुल है, जो इसकी आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति मान लिया कि मैंने कहा ओमेगा एन है, ठीक है, ओमेगा है, और जो ओमेगा इसकी आवृत्ति है, और जो फोर्स के द्वारा उत्पन्न है वो क्या होगी, ओमेगा एन। तो जब बाह्य बल की आवृत्ति और उसके जो स्वाभाविक या नेचुरल आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो क्या होता है कि उसमें अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो आयाम है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जैसे ही इसका एम्पलीट्यूड हाई होता है तो इसमें क्या होता है कि पुल जो अनुनाद उत्पन्न होता है, और अनुनाद के कारण ये पुल टूटने का खतरा रह जाता है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जब सेना पार करती पुल को तो पुल मतलब टूटते ही जाते थे। कि तो जो साइंस वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, तो उनको पता चला कि ये जो ये होता क्यों है, तो अनुनाद के कारण ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए सेना को कहा जाता है कि जब आप पुल पार करते हो तो कदम से कदम मिलाकर ना चले। और दूसरे जो होते हैं ना, डोरिया वगैरह, जो धागे वगैरह होते हैं, या जो ध्वनि में अनुनाद होता है, या रेडियो जो होता है, रेडियो से जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, हाँ, इसमें जो फ्रीक्वेंसी का है ना वो भी है, जो इसकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने कहा ना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, आवृत्ति का अपन बात की ना, जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर हो जाती है। तो जैसे ही बराबर होगी तो जो ये आयाम होता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो ये आयाम होता है, ठीक है, ये इस टाइप से होता है, ठीक है, अपन ये कह देते हैं ये। तो ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ये जो जैसे ही इसका जो स्वाभाविक आवृत्ति होगी ना, वो जैसे ही इसके बराबर आ जाएगी, फोर्स फ्रीक्वेंसी है जो इसके नेचुरली फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तो इसका आयाम बढ़ जाएगा। और जैसे ही इसका आयाम बढ़ेगा तो पुल क्या होगा, टूट जाएगा।
बात समझ में आई? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये अनुनाद के कारण होता है, रेजोनेंस, इसको इंग्लिश में हम रेजोनेंस कहते हैं। एक वस्तु अधिकतम भार देती है, किसी वस्तु का हाईएस्ट जो भार होता है, वेट होता है, देन ऑब्जेक्ट वेट द मैक्सिमम इन, किस में होता है? तो किसी भी वस्तु का सबसे अधिक भार होता है निर्वात में, जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं हो, मतलब जहाँ पे वायुमंडल अब्सेंस हो, वायुमंडल नहीं हो। कहाँ पे? जहाँ वायुमंडल नहीं हो तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार है जो वो सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे वायुमंडल नहीं हो। ठीक है। वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? हवा में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह क्यों संभव है? We rotate the radio and listen to the program of various station. It is possible due to resonance. अनुनाद, अभी आपको समझाया, ये अनुनाद उत्पन्न होता है जो मीडियम टू मीडियम, जो आपके टावर्स वगैरह लगे हुए हैं, रेडियो के जो सिग्नल लगे होते हैं, उनसे क्या होता है? अनुनाद उत्पन्न होता है। अनुनाद से हम क्या होता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी, जैसे अपन फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो अपन को उस चैनल बदल जाता है। ठीक है। और अपन को दूसरे फ्रिक्वेंसी, जैसे अपन फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं तो अपन को दूसरे चैनल से जो भी उसका प्रसारण किया जा रहा है वो सुनाई देता है। तो वो किसके कारण सुनाई देता है? वो अनुनाद के कारण। कहा जाता है जब तानसेन गाता था तो खिड़कियों के कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो, यदि माना कि होता होगा ऐसा, तो ध्वनि के किस गुण के कारण होता था? तो यह भी किस गुण के कारण होता था? रेजोनेंस के कारण। अनुनाद, अनुनाद क्या होता है? बस वही चीज़ है, फ्रिक्वेंसी जैसे ही उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो बाह्य बल द्वारा जो भी उसके आवाज़ के द्वारा जो लगेगी फ्रिक्वेंसी, उससे जैसे ही ज़्यादा होगी तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और एम्पलीट्यूड बढ़ते अनुनाद उत्पन्न होगा। अनुनाद से क्या होगा? वो कांच टूट जाएंगे। पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया था एंडरसन ने। किसने किया था? पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया था एंडरसन ने। इसका पूरा नाम था कार्ल डी एंडरसन। क्या था? कार्ल डी एंडरसन। ठीक है। ऐसे पॉजिट्रॉन है तो एक और है न्यूट्रिनो नाम का एक होता है, न्यूट्रिनो। आपको ये सब जो कण होते हैं, न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। और पॉजिट्रॉन की किसने की थी? एंडरसन ने। कब की थी? 1932 में। और न्यूट्रिनो को की थी पाउली ने 1930 में। एक और कण होता है जिसका नाम है मेसॉन। जो मेसॉन किया था, ये हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। किसने किया था? होमी जहांगीर भाभा ने। होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक। न्यूट्रॉन की मेसॉन की खोज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। अच्छा, और 3 कण और होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? और प्रोटॉन की खोज न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। कब की थी? 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1934 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी ये? 1920 में। तो ये जो कण होते हैं प्रोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये 3 ये कण है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कण। तो इनकी खोज जो है कब कब किसने की, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी जो ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति में, जैसे आपको ऐसे समझाए कि जैसे कोई ट्रेन है, ठीक है, आप कहीं स्टेशन पे खड़े हो तो ये ट्रेन यहाँ से होगी, जैसे जैसे आपके नज़दीक आएगी तो इसकी क्या होगी? ध्वनि आपको बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे दूर जाएगी तो इसकी ध्वनि कम हो जाएगी। या अपन ऐसे कहें कि आप कहीं ऐसे जगह खड़े हो जहाँ आप कुछ बोलते हो और वो आपको वापस प्रतिध्वनि उसकी सुनाई देती है, इको, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसने समझाई थी? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब कभी ध्वनि स्रोत, एक होता है ध्वनि स्रोत और एक होता है श्रोता, जब इन दोनों के बीच में अपेक्षित गति हो, मतलब ये स्थिर रहे, ये दूर जाए, या ये पास आए, या ये स्थिर रहे, या खड़े खड़े किसी आवाज़ निकल रही हो, स्पीकर बज रहा हो और ये दूर जाए, तो भी ध्वनि में क्या होगा? जो आवाज़ है उसमें क्या होता है? उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है, कम ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये जो चीज़ है ये अपन किस प्रभाव से समझा सकते हैं? ये डॉपलर प्रभाव से समझा सकते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगर यही बात हम करें सन की, सूर्य में अगर हो तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। सूर्य में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अभी आपको बताया कौन है? जेम्स चैडविक। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है। यांत्रिक शक्ति, देखो यहाँ पे क्या आया? यांत्रिक शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। यांत्रिक शक्ति की इकाई है वॉट।
डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? अभी आपको बताया, ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में आपके 0.24 कैलोरी होते हैं। 0.24 कैलोरीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कितनी होती है? फर्मी मीटर। क्या होती है? फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर होता है 10 की घात 15 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर। और एक नैनोमीटर होता है 10 की घात -9 मीटर। और एक माइक्रोन होता है 10 की घात -6 मीटर। और लंबाई की अगर सबसे बड़ी या दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो ये होती है पारसेक। ये क्या होती है? पारसेक, जो अराउंड 10 की घात 16 मीटर होती है, सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत? आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। और न्यूटन ने तो दिया ही था गुरुत्वाकर्षण के नियम वगैरह, ठीक है। आर्किमिडीज का एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और पास्कल ने क्या दिया था? द्रव के दाब संचरण का नियम। द्रव के दाब संचरण का नियम। द्रव के दाब संचरण का नियम। दाब संचरण का नियम। नेक्स्ट बात करते हैं, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर होता है? तेल का एक बैरल जो होता है, पेट्रोल का जो एक, या कोई भी तेल है उसका एक बैरल जो होता है वो 159 लीटर होता है। एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर होता है? एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर? अभी आपने बात की, एक नैनोमीटर होता है 10 की घात 9 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करना है तो आप क्या करोगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं? 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात -7 सेंटीमीटर, -7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इकाई है आपके रेडियोधर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी की। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड अपन नेक्स्ट जो अगला पार्ट है वो भी जल्दी लेके आएंगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का। तो ऐसे ही देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, आगे अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंची जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए हैं। जितने भी एग्जाम हुए, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो एग्जाम में नहीं आए, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।